हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम सीसीपी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग का मतलब समझते हैं। तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग को समझने से पहले आपको सोर्स ऑफ फंडिंग का पता होना चाहिए। सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होता है? देखो, अगर हम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक बिजनेस को अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो एक बिजनेस जिस सोर्स से पैसे लेकर आता है उसी को हम सोर्स ऑफ फंडिंग कहते हैं। जैसे एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो उसने एक बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, तो बैंक उसके लिए क्या होगा? सोर्स ऑफ फंडिंग होगा। आज के टाइम में काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो चुकी है, जिसकी वजह से वो सिर्फ बैंक पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं फंडिंग के लिए। इसीलिए उनको कुछ और सोर्स भी जो है वो फाइंड आउट करने पड़े, और आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे सोर्सेस अवेलेबल है जहां से एक बिजनेस आसानी से फंडिंग रेज जो है वो कर सकता है। तो ट्रेडिशनल सोर्सेज के अलावा जितने भी सोर्सेज हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए क्राउड फंडिंग, एंजल फंडिंग, ये आपके अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग के अंदर जो है वो आ जाते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई, वैसे वैसे ही बिजनेस को फाइनेंस करने की जो मेथड्स है उनकी भी यहाँ पर ग्रोथ हुई। 20th सेंचुरी के अंदर हमारी जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से हुई और उन्होंने बिजनेसेस को बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड किया। पर 20वीं सदी के खत्म होते होते कई सारे बैंक जो है वो फेल हो गए, जिसका इंडस्ट्रीज के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, और इसको देखते हुए बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज जो है वो डेवलप किए गए, क्रिएट किए गए, ताकि बिजनेस को फंड जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। अब यहाँ पर अगर हम मेथड्स की बात करें कि मेथड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग के, तो मेनली यहाँ पर चार इंपॉर्टेंट यहाँ पर अल्टरनेटिव फंडिंग मेथड्स हैं, जिनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिनको इंटरप्रेन्योर्स कंपनीज यूज करती हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए और फंडिंग रेज करने के लिए। तो पहला जो मेथड है वो है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग के अंदर एक बिजनेस जो है वो मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा करता है और उससे अपने बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि एग्जांपल के मान के चले, एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसे 100 करोड़ रुपए की यहाँ पर जो है वो जरूरत है। तो एक्सवाइजेड कंपनी ने यहाँ पर 1000 इन्वेस्टर से जो है वो फंड इकट्ठे किए, 100 करोड़ रुपए, और उससे अपने बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने लगे। तो ये जो सोर्स ऑफ फंडिंग है इसी को हम कहते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो क्राउड फंडिंग बेसिकली न्यू वेंचर को फाइनेंस करने का बहुत अच्छा मेथड जो है वो माना जाता है। तो हम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल से पैसा जो है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब ये जो फंडिंग है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। जैसे कि पहला है रिवॉर्ड बेस्ड। इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली इन्वेस्टर्स को ऑफर करती हैं कि उनके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो उनको डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाएंगे। यानी कि इन्वेस्टर यहाँ पर इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि कंपनी के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर डिस्काउंट के ऊपर जो है वो मिल जाए। दूसरा होता है डोनेशन बेस्ड। डोनेशन बेस्ड के अंदर जो इन्वेस्टर होता है ना वो डोनेशन देता है, यानी कि वो कंपनी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता है, उसने फ्री में यहाँ पर डोनेशन जो है वो दे दिया है ताकि कंपनी की ग्रोथ जो है वो हो सके। ठीक है। उसके बाद डेट बेस्ड। डेट बेस्ड के अंदर क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी को एक तरह का लोन देते हैं, जिसको कंपनी को इंटरेस्ट के साथ जो है रिपे करना होता है मेच्योरिटी के ऊपर। और ये जो रिपेमेंट होती है वो कैश में भी हो सकती है या फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करके भी हो सकती है। इक्विटी बेस्ड भी होता है, यहाँ पर इन्वेस्टर को जो है कंपनी अपने शेयर्स जो है वो ऑफर करती है। अब ये काम कैसे करता है? ठीक है। तो देखो, यूजली जो कंपनीज होती हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर क्राउड फंडिंग वेबसाइट के थ्रू जो है मल्टीपल इन्वेस्टर से कनेक्ट करती है, फिर उनसे फंड रेजिंग जो है वो करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है इसका। क्यों? क्योंकि इंटरप्रेन्योर के पास अगर एक अच्छा सा आइडिया है ना, तो वो उस आइडिया को इन्वेस्टर्स को बताकर उनसे फंड रेजिंग जो है वो कर सकता है, जिससे वो अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। दूसरा जो मेथड है वो है एंजल फंडिंग। एंजल फंडिंग के अंदर जो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास खूब सारा पैसा होता है, वो यहाँ पर स्टार्टअप्स या फिर यंग इंटरप्राइज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मान के चलिए, एक ए पर्सन है, ठीक है,
उसके पास बहुत अच्छा यहाँ पर एक बिजनेस आइडिया है और ये बिजनेस आइडिया लेकर गया बी पर्सन के पास, जो कि उस शहर का सबसे बड़ा आदमी था, अमीर आदमी था। और ये आइडिया बी पर्सन को बहुत ही ज्यादा पसंद आया और बी ने यहाँ पर ए कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की गई है इसी को हम यहाँ पर एंजल फंडिंग जो है वो कहते हैं। एंजल फंडिंग के अंदर नॉर्मली इक्विटी शेयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाती है, यानी कि जो बी पर्सन है जब वो एक कंपनी में इन्वेस्ट करेगा ना, तो एक कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स है वो मिल जाएंगे बी को, जिससे बी इसका इस कंपनी का जो है ऑनर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और इसका एक अच्छा खासा कंट्रोल जो है वो कंपनी के ऊपर आ जाएगा। नॉर्मली ये जो एंजल फंडिंग होती है वो हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर से ही आते हैं, पर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जिनको इनोवेशन बहुत अच्छा लगता है। तो अगर अच्छा इनोवेशन है तो उसको देखकर इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट आसानी से कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मली एंजल फंडिंग के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका गोल होता है कि ये जो कंपनीज है इनमें इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ये अभी अर्ली स्टेज में तो इनके शेयर सस्ते में मिल जाएंगे, पर अगर ये कंपनी ग्रो कर गई, इनकी ग्रोथ हो गई, तो इनके शेयर्स की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इन्वेस्टर्स को सेल करके अच्छा खासा पैसा जो है वो कमा लेते हैं। एंजल फंडिंग के अंदर जो पैसा होता है वो बेसिकली वन टाइम बेसिस पे दिया जाता है, यानी कि एक ही बार में सारा पैसा दे दिया जाता है, पर कई केसेस में रिपीटेटिव इंजेक्शन भी जो है वो की जाती है, यानी कि बार बार फंडिंग दी जाती है ताकि जो बिजनेस है वो अपने टफ टाइम के अंदर फंड्स को अरेंज जो है वो कर पाए। ठीक है, अब ये जो फंडिंग होती है, ये जो डील्स होती है वो बेसिकली वन टू वन बेसिस पे होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए ने बी के साथ डील की, तो ये वन टू वन बेसिस पे डील जो है वो की गई है, इसीलिए कई बार हम इसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या फिर सीड इन्वेस्टमेंट भी जो है वो कह देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? देखो, प्राइवेट इक्विटी इस मेथड के अंदर जो कंपनीज होते हैं ना वो अपने शेयर्स प्राइवेटली कुछ चुनिंदा लोगों को इशू कर देते हैं, सेल कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, एक्सवाइजेड कंपनी ने एक बी पर्सन को देखा और बी पर्सन को बोला कि आप हमारी कंपनी के 1,000 शेयर जो है वो खरीद लीजिए 1 करोड़ में। ठीक है, तो बी पर्सन मान गया, कंपनी अच्छी थी, तो बी पर्सन ने एक्सवाइजेड कंपनी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर दिया और 1 करोड़ रुपए जो है एक्सवाइजेड कंपनी को मिल गए। तो ये जो मेथड है ये आपका प्राइवेट इक्विटी जो है वो कहलाता है। प्राइवेट इक्विटी के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली कंपनी की ओनरशिप को जो है वो बाय कर लेते हैं, और नॉर्मली ये जो कंपनी होती है एक प्राइवेट कंपनी जो है वो होती है। ठीक है, और प्राइवेट कंपनीज में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं वो बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास खूब सारा पैसा जो है वो होता है, और वो कंपनी में लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कंपनी के ऊपर उनका एक अच्छा खासा कंट्रोल जो है वो आ जाता है। और वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं ताकि वो प्रॉफिट में हिस्सा ले सके, साथ ही साथ जब टाइम आए तो उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ने से वो प्रॉफिट भी जो है वो कमा पाए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से उनके शेयर्स भी बाय कर लेते हैं। जैसे जो बी पर्सन था उसने एक्सवाइजेड कंपनी के अंदर पहले से ही जो 50 इन्वेस्टर्स थे और जिन्होंने एक्सवाइजेड कंपनी के शेयर्स बाय किए हुए थे, उसको भी यहाँ पे जो है वो बाय कर लिया। ठीक है, जिससे कि उसका कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल आ सके। तो ये भी पॉसिबल है प्राइवेट इक्विटी के अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्रेटेजिक यूजेस ऑफ प्राइवेट इक्विटी। तो प्राइवेट इक्विटी का यूज किस लिए किया जाता है? पहला है लिस्टिंग गेन्स। ठीक है, लिस्टिंग गेन, देखो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्राइवेट कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो पहले सस्ते में शेयर्स को बाय कर ले, बाद में जब कंपनी ग्रो कर जाती है तो उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ी हुई वैल्यू पे शेयर्स को बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो कमा लेते हैं। ठीक है, या फिर वो सीधे पब्लिक को अपने शेयर जो है वो सेल कर देते हैं हायर वैल्यूएशन के ऊपर। उसके बाद टेक ओवर और एक्विजिशन। कई बार जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिजनेस को टेक ओवर करना चाहते हैं, यानी कि वो न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की बजाय एक बने बनाए बिजनेस को ही टेक ओवर कर लेते हैं ताकि उनको शुरू से शुरुआत जो है वो ना करनी पड़े। ठीक है, और वो एक अच्छा बिजनेस जो है वो कर सके। ठीक है, और उसके बाद है म्यूचुअल विन विन। जो प्रमोटर्स होते हैं वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को काफी वेलकम करते हैं, उनको बुलाते हैं खुद से इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इनसे उनकी जो कंपनी की जो मार्केट परसेप्शन होती है वो काफी ज्यादा जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, पर देखो यहाँ पर रिस्क बोथ साइड दोनों पार्टीज के लिए होता है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए भी और प्रमोटर्स के लिए भी। प्रमोटर्स के लिए क्या रिस्क है? तो देखो, जब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो प्रमोटर के हाथ से कंट्रोल कुछ हद तक चला जाता है, क्योंकि अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी के ऑनर जो है वो बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या लॉस होता है, मतलब रिस्क होता है? देखो, कंपनी फ्यूचर में जाकर फेल भी हो सकती है। अगर कंपनी फेल हो जाएगी तो इन्वेस्टर ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ वो सारा का सारा यहाँ पे जो है
वो डूब जाएगा। तो इस बात का भी यहाँ पर ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। फिर आता है आपका यहाँ पर वेंचर कैपिटल, ये आपका चौथा मेथड है। वेंचर कैपिटल क्या होता है? देखो, वेंचर कैपिटल भी एक तरह की प्राइवेट इक्विटी ही होती है। यानी कि वेंचर कैपिटल के अंदर भी जो आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो यहाँ पर एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अभी अपने अर्ली स्टेज में है और जिसका ग्रोथ का काफी ज्यादा पोटेंशियल है। जैसे अगर एक एक्सवाइजेड कंपनी है, वो अभी अभी यहाँ पर स्टार्ट हुई है और ये अपने अर्ली स्टेज के अंदर है, उसे फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एक यहाँ पर एबीसी कंपनी थी, उसने देखा कि एक्सवाइजेड कंपनी अपने अर्ली स्टेज में है और इसके शेयर्स की वैल्यू काफी कम है, पर इसके अंदर ग्रोथ का काफी ज्यादा पोटेंशियल है, यानी कि ये पक्का ग्रो करेगी। तो इसने यहाँ पर इन्वेस्ट जो है वो कर दिया। तो इसको हम वेंचर कैपिटल जो है वो कहते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मली जो है हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली जो कंपनीज होते हैं उन्हीं में जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। कौन कौन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं वेंचर कैपिटल के अंदर? तो देखो, जो वेल ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं या फिर जो स्पेशलाइज फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो वेंचर कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो ग्रोइंग बिजनेसेस होते हैं, जो अपने अर्ली स्टेज में होते हैं, उनमें इन्वेस्ट जो है वो करते हैं। वेंचर कैपिटल फंड जो है वो इसके लिए यूज किया जाता है। वेंचर कैपिटल फंड्स बेसिकली एंटिटीज होती हैं जो कि इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा करती है, फिर उस पैसे को कंपनीज में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं जो कि अभी अर्ली स्टेज में है और जिनमें काफी ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। नॉर्मली वेंचर कैपिटल फंड जो है वो स्टार्टअप्स में, स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज में जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इनको कौन रेगुलेट करता है? तो इनको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो रेगुलेट करता है। अगर हम स्टेजेस की बात करें, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की स्टेजेस क्या है? तो पहला है अर्ली स्टेज। देखो, अर्ली स्टेज के अंदर पहली बार जो है वो फाइनेंस दिया जाता है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सीड स्टेज के अंदर पैसा दिया जाता है, स्टार्टअप स्टेज के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद सीरीज एबीसी, जब जो कंपनी की ग्रोथ हो जाती है, थोड़ी सी कंपनी को पहचान मिल जाती है, तब उसे ग्रोथ करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो सीरीज एबीसी में दिया जाता है। फिर उसके बाद जब कंपनी जो है वो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड करवाना चाहती है, तो उसके पहले ही लास्ट बार फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जिसको हम मेजनाइन फाइनेंसिंग जो है वो कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे नेचर ऑफ वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल की नेचर क्या होती है? तो देखो, बेसिकली ये इक्विटी इक्विटी फंडिंग होती है। यानी कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो कि अर्ली स्टेज कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कंपनी के इक्विटी शेयर्स में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। ये लोन नहीं होता है, ठीक है। साथ के साथ जो वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं या फिर जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो पैसे के साथ साथ कंपनी को एक्सपर्टीज, टेक हेल्प, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग वगैरह भी जो है वो देते हैं, ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो जो है वो कर पाए। जो फाउंडर्स होते हैं उनको स्टेक डिल्यूशन करना पड़ता है, यानी कि उनको अपने शेयर जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट को देने पड़ते हैं, ठीक है। अब एक ओवरव्यू अगर हम ले, तो क्राउड फंडिंग के अंदर जो कंपनीज होती हैं वो मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड्स को कलेक्ट करती हैं, डोनेशन, डेट या इक्विटी की फॉर्म में, ठीक है। और वो सोशल मीडिया के थ्रू इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स की बात करें तो कोई भी हो सकता है जिसके पास पैसा हो, ठीक है। और फाउंडर इम्पैक्ट की बात करें तो मिनिमम मिनिमम स्टेक डिल्यूशन होता है, जैसे कि डोनेशन के केस में तो स्टेक डिल्यूशन होता नहीं है, डेट के केस में भी नहीं होता है, रिवॉर्ड के केस में भी यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है एंजल फंडिंग। एंजल फंडिंग के अंदर जो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, वो यहाँ पर कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मली ये वन टाइम फाइनेंसिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है, पर कई केसेस के अंदर रिपीटेटिव बेसिस पे भी फाइनेंस दिया जाता है। टिपिकल इन्वेस्टर की बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। फाउंडर की बात करें तो स्टेक डिल्यूशन का काफी ज्यादा पोटेंशियल जो है वो रहता है। प्राइवेट इक्विटी की बात करें तो कंपनी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अनलिस्टेड कंपनीज के जो स्टेक्स होते हैं, यानी कि शेयर्स होते हैं, उनको जो है वो बाय कर लेते हैं, ठीक है। और उनका एक अच्छा खासा कंट्रोल जो है वो हो जाता है कंपनी के ऊपर। इन्वेस्टर की बात करें तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। स्टेक डिल्यूशन की बात करें तो मीडियम टू हाई, और कंट्रोल को लूज करने का भी रिस्क जो है वो होता है। वेंचर कैपिटल ये बेसिकली एक फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी है, ठीक है, जहां पर अर्ली स्टेज स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया जाता है जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर रिस्की भी जो है वो माना जाता है और इसको सभी जो है वो रेगुलेट जो है वो करता है। वेंचर कैपिटल के अंदर पैसे के साथ साथ एक्सपर्टीज, नेटवर्किंग वगैरह भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसके अंदर आपके वेंचर कैपिटल फर्म्स, बिग बैंक्स और वेंचर कैपिटल आर्म्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो आ जाती हैं। और फाउंडर्स को इक्विटी जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है इन्वेस्टर्स को, जिससे उनका कंट्रोल कुछ ना हद तक जो है वो कम हो जाता है। फाइनल टेक वे इसके अंदर सेम चीजें जो हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट आपको पता होना चाहिए कि ये जो अल्टरनेटिव फंडिंग रूट है ना, इसके अंदर आपको कई सारे रिस्क रिवॉर्ड डायनामिक्स देखने को मिलते हैं। यानी कि
हर फंडिंग रूट के अंदर आपको अलग से रिस्क फेस करना पड़ता है, किसी के अंदर रिस्क ज़्यादा है, किसी के अंदर रिस्क कम है, रिवॉर्ड भी उस हिसाब से आपको जो है वो मिलता है। तो एंटरप्रेन्योर को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही, अपने बिजनेस गोल के अकॉर्डिंग ही रूट को चूज करना चाहिए कि उसे क्राउड फंडिंग का यूज़ करना है, एंजल फंडिंग का यूज़ करना है, ठीक है। साथ के साथ जो इन्वेस्टर्स हैं वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ग्रोथ और रिटर्न के ऊपर फोकस करते हैं कि बिजनेस की ग्रोथ कितनी होगी और कितना रिटर्न जो है वो मिलेगा। और हमें इन दोनों के बीच में, यानी कि जो इन्वेस्टर के जो गोल्स हैं और जो आपके बिजनेस के जो गोल्स हैं, उनके बीच में प्रॉपर बैलेंस जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर चलेंगे तभी बिजनेस की ग्रोथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर इनवॉइस फैक्टरिंग। इनवॉइस फैक्टरिंग क्या होता है? देखो, इनवॉइस फैक्टरिंग के अंदर एक बिजनेस जो है वो अपने जितने भी सेलिंग अनपेड इनवॉइसेस होते हैं उनको एक थर्ड पार्टी, जिसका नाम फैक्टर होता है या फिर फैक्टर कंपनी होता है, उसको जो है वो सेल कर देते हैं विदाउट रिकोर्स बेसिस के ऊपर, जिसके बदले में उनको इमीडिएट फंड जो है वो मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चले, एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसने यहाँ पर 1 करोड़ की सेल की है, पर ये जो सेल की है उसने क्रेडिट सेल की है, जिसकी पेमेंट उसको 5 महीनों के बाद जो है वो मिलेगी, पर इसे पैसों की जरूरत अभी है। तो ये जो 1 करोड़ की सेल है ये बेसिकली सेलिंग अनपेड इनवॉइसेस है। तो एक्सवाइजेड कंपनी ने क्या किया, इन इनवॉइसेस को एक एबीसी कंपनी को जो है डिस्काउंट प्राइस पे सेल कर दिया, यानी कि 1 करोड़ के हैं तो 80 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर एक्सवाइजेड कंपनी को मिल गए, और 20 लाख का यहाँ पर डिस्काउंट था, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम इनवॉइस फैक्टरिंग जो है वो कहते हैं। तो इसके अंदर भी एक्सवाइजेड कंपनी ने एक तरीके से फंडिंग जो है वो अरेंज की है, तो ये भी एक अल्टरनेटिव सोर्स है फंडिंग का। अब ये एबीसी कंपनी क्या करेगी, ये एक फैक्टरिंग कंपनी है, तो ये यहाँ पर 5 महीनों तक वेट करेगी, उसके बाद जाकर जो बायर्स हैं जिनको क्रेडिट सेल की गई थी उनसे जाकर जो है वो पेमेंट कलेक्ट जो है वो कर लेगी, ठीक है। ठीक है। तो इनवॉइस फैक्टरिंग के अंदर जो अनपेड इनवॉइसेस होते हैं उनको एक थर्ड पार्टी फैक्टरिंग कंपनी को सेल कर दिया था विदाउट रिकोर्स बेसिस पे। विदाउट रिकोर्स का यहाँ पर क्या मतलब है कि अब से कंपनी जो है वो इससे फ्री हो चुके हैं, यानी कि अगर बायर अगर डिफॉल्ट करेगा तो लॉस एबीसी कंपनी का होगा, एक्सवाइजेड कंपनी का कुछ भी जो है वो नहीं जाएगा, ठीक है। फैक्टरिंग कंपनी जो है वो इमीडिएट इंटरप्राइज को एक अमाउंट जो है वो पे कर देती है, फंड जो है वो प्रोवाइड कर देती है, हालांकि उसमें से अपना डिस्काउंट जो है वो डिडक्ट कर लेती है। जो इंटरप्राइज है उसको अब पैसे कलेक्ट करने की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, पैसे को कलेक्ट करने का जो काम है और जो भी रिस्क है वो यहाँ पर जो फैक्टरिंग कंपनी होती है वो जो है वो बियर करते हैं। इससे इंटरप्राइज को आसानी से फंड्स मिल जाते हैं ऑन द स्पॉट, जिनसे उनकी लिक्विडिटी इंप्रूव होती है। इंडिया के अंदर हम बात करें, जो मैनी फैक्टरिंग कंपनीज हैं वो बेसिकली कॉर्पोरेट्स को ये वाली जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो कॉर्पोरेट्स होती है, कंपनीज होती हैं, वो फैक्टरिंग के अंदर अपने इन्वॉइसेस को सेल जो है वो कर सकती हैं। आरबीआई ने ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर जो एमएसएमई है वो अपने इनवॉइसेस को सेल कर सकते हैं मल्टीपल फाइनेंशियर्स को, जैसे कि आपके एनबीएफसी हो गए, बैंक हो गए, उनको अपने इनवॉइसेस जो है वो सेल कर सकते हैं, जिनसे उनको अच्छा ऑफर जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली कस्टमर, एमएसएमई और लेंडर को आपस में जो है वो कनेक्ट करने का काम करता है। बेनिफिट्स की बात करें फैक्टरिंग का कंपनी को क्या बेनिफिट मिलता है, सबसे पहले देखो, जितने भी कैश फ्लोज इश्यूज होते हैं उनको एंटरप्रेन्योर्स सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि उनको इमीडिएट बेसिस पे फंड्स मिल पाते हैं। साथ के साथ रिसीवेबल से जुड़ा जो क्रेडिट रिस्क होता है, यानी कि बोरोवर के डिफॉल्ट करने का जो रिस्क होता है, पेमेंट ना करने का जो रिस्क होता है, वो कंपनी ट्रांसफर कर देती है फैक्टरिंग कंपनी को, क्योंकि अगर अब बायर ने डिफॉल्ट किया तो लॉस फैक्टरिंग कंपनी का होगा, जो आपकी सेलिंग कंपनी है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अब फैक्टरिंग कंपनी रिस्क लेती है तो बदले में उसको रेवेन्यू भी मिलता है, जो कि उसको डिस्काउंट की फॉर्म में जो है वो मिलता है। नेक्स्ट आपका पीयर टू पीयर लैंडिंग। पीयर टू पीयर लैंडिंग क्या होता है? देखो, नॉर्मली अगर आप लोन लेने के लिए जाओ तो आप बैंक के पास जाओगे या फिर किसी एनबीएफसी के पास जाओगे, ठीक है। तो वहां पर जो बैंक है, अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक एक मिडल मैन के तौर पे काम करता है, क्योंकि वो डिपॉजिटर से पैसा एक्सेप्ट करता है, फिर उस पैसे से ही लोन जो है वो देता है। पर पीयर टू पीयर लैंडिंग के अंदर कोई भी मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि जो लेंडर होता है, ठीक है, इन्वेस्टर होता है, वो डायरेक्टली बोरोवर को जो है वो लोन जो है वो प्रोवाइड करता है। पीयर टू पीयर लैंडिंग जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो की जाती है, जिसको हम पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो बोरोवर्स होते हैं और लैंडर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, टर्म एंड कंडीशंस को फिक्स करते हैं, और आपस में बोर्बिंग और लैंडिंग जो है वो करते हैं। सारा काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो होता है। काम कैसे करता है? तो देखो, बहुत सारी वेबसाइट डिजाइन की जाती है जो कि सोशल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और मतलब कि सोशल नेटवर्क जैसे ही वेबसाइट होते हैं, और वो लेंडर और बॉर्बर्स को कनेक्ट करने का जो है वो काम करते हैं, ठीक है। जो लेंडर है वो यहाँ पर
उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले से ही लोन के जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं वो लिस्ट कर देते हैं। फिर बॉर्रोवर जो है अपने नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो उनको एक्सेप्ट करता है। जो भी इंटरेस्ट रेट होते हैं, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट रेट होते हैं उनको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद जो है वो लिस्ट किया जाता है। जैसे कि क्रेडिट प्रोफाइल क्या होगा, बॉर्रोवर का हिस्ट्री क्या होगी। जैसे अगर किसी का बॉर्रोवर का जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो खराब है, यानी कि उसकी क्रेडिट स्कोर खराब है, तो उसको हायर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर किसी का क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो उसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन जो है वो मिल जाएगा। और जो भी मनी डिसबर्सेबल है और जो रीपेमेंट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो की जाती है। क्योंकि सारा काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पर एक डिजिटल ट्रेल हम क्रिएट कर पाते हैं, यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए उसका हम एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जो है वो अपने पास जो है वो मेंटेन करके रख पाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये किसी एक लेंडर को, सिंगल बॉर्रोवर को लोन देने के लिए नहीं बोलता है। मतलब कि एक सिंगल बॉर्रोवर को मल्टीपल लेंडर साथ में मिलकर जो है वो लोन देते हैं, जिससे कि जो रिस्क होता है वो यहाँ पर डिवर्सिफाई जो है वो हो जाता है। मल्टीपल लेंडर्स यहाँ पर पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सिंगल बॉर्रोवर को लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आरबीआई ने इसके लिए यहाँ पर रेगुलेशन जो है वो बनाए हैं। तो पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म को आरबीआई जो है यहाँ पर रेगुलेट करता है, और उसके लिए उसने एक मास्टर डायरेक्शन इशू किया है, एनबीएफसी पी टू पी लैंडिंग प्लेटफॉर्म 2017, जिसको सितंबर 29 2022 को अमेंड किया गया था। पीयर टू पीयर लैंडिंग बेसिकली एक इंटरमीडियरी है जो कि यहाँ पर ऑनलाइन ऑनलाइन जो है लोन अरेंजमेंट्स को फैसिलिटेट करता है पार्टिसिपेंट्स के बीच में। ठीक है। जितने भी फंड ट्रांसफर होते हैं वो एस्क्रो अकाउंट्स के थ्रू ही होते हैं, जिनको बैंक या फिर ट्रस्टी जो है वो मैनेज करते हैं। कोई भी कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है वो है डिवेंचर। डिवेंचर बेसिकली एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है, ताकि वो पब्लिक से फंड रेजिंग वगैरह जो है वो कर सके। ठीक है। अब ये डिवेंचर काम कैसे करता है, तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। मान के चलिए एक एबीसी कंपनी है, इसको 1 करोड़ फंड्स की जरूरत है। तो एबीसी कंपनी ने यहाँ पर 1 करोड़ के डिवेंचर जो है वो बनाए। डिवेंचर बेसिकली एक पेपर का जो है वो टुकड़ा होता है। ठीक है। तो ये डिबेंचर्स बनाए, और ये जो डिबेंचर्स हैं वो यहाँ पर पब्लिक को इशू कर दिए। पब्लिक ने इन डिबेंचर्स को खरीदा और 1 करोड़ की जो पेमेंट है वो एबीसी कंपनी को जो है वो कर दी। अब डिबेंचर एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो जो कंपनी होती है, यानी कि जो यहाँ पर फंड रेजिंग कर रही है, ठीक है, उसको यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है इन्वेस्टर्स को। ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स कौन है, पब्लिक। तो एक फिक्स इंटरेस्ट जो है हर साल कंपनी जो है वो पे करती है इन्वेस्टर्स को। डिबेंचर जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, जैसे कि 5 साल। यानी कि अब ये जो डिबेंचर्स है वो 5 साल के लिए इशू किए गए हैं। जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे, डिबेंचर्स मेच्योर हो जाएंगे, एबीसी कंपनी क्या करेगी, अपने डिबेंचर्स पब्लिक से वापस ले लेगी, और पब्लिक का जो भी पैसा, इन्वेस्टर का जो भी पैसा है, वो यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ पब्लिक को रिपे कर देगी। तो एक तरह का लोन ही जो है वो होता है। ठीक है। अब डिबेंचर दिखता कैसा है, तो देखो जो डॉक्यूमेंट, देखो जब पब्लिक इन्वेस्ट करती है ना, तो एबीसी कंपनी प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट देती है पब्लिक को, जिसके अंदर जो इन्वेस्टर्स है उसका नाम लिखा होता है, जितनी इन्वेस्टमेंट की होती है वो लिखा होता है। ठीक है। और कंपनी मेच्योरिटी के ऊपर कितना पैसा पे करेगी वो भी चीज़ लिखी होती है, इंटरेस्ट कितना पे होगा वो भी चीज़ लिखी होती है, और उस डॉक्यूमेंट को ही हम यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो कहते हैं। ठीक है। और नॉर्मली इसको लॉन्ग पीरियड के लिए इशू किया जाता है, और इससे कंपनीज बहुत बड़ी अमाउंट में फंड रेजिंग जो है वो करते हैं। डिबेंचर जो है वो अनसिक्योर्ड होते हैं, यानी कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है ना, तो बदले में वो इन्वेस्टर्स को कोई भी कोलैटरल नहीं देती है। इन्वेस्टर्स को कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए ही इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी पड़ती है। तो इसीलिए काफ़ी रिस्की भी जो है वो मानी जाती है, क्योंकि अगर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो गई तो कंपनी जो है वो डिबेंचर को वापस नहीं कर, मतलब डिबेंचर को वापस नहीं ले पाएगी, बायबैक नहीं कर पाएगी, रिडीम नहीं कर पाएगी, जिससे इन्वेस्टर का पैसा जो है वो डूब जाएगा। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की अगर हम बात करें, तो पहली जो टाइप है वो है रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स एक फिक्स टर्म के लिए जो है वो इशू किए जाते हैं, जैसे कि 5 साल या फिर 10 साल पर। जो मैक्सिमम अमाउंट है ना टर्म की, वो 10 ईयर से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब इसका क्या मतलब, फिक्स टर्म का मतलब है जैसे 5 साल है, तो जो डिबेंचर 5 साल के लिए इशू किए जाएंगे, जैसे ही 5 साल खत्म हो जाएंगे तो डिबेंचर मेच्योर हो जाएगा, कंपनी को इन्वेस्टर का पैसा जो है वो वापस करना पड़ेगा। तो जो रिडीमेबल डिबेंचर है इंडिया के अंदर नॉर्मली उसका जो पीरियड है वो 10 साल से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। पर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है तो वहाँ पर ये जो टर्म पीरियड है वो 10 साल से बढ़ाकर 30 साल तक का जो है वो कर दिया गया है। ठीक है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, वहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है। जैसे ही मेच्योरिटी हो जाती है तो जो इश्यूअर है वो डिबेंचर को रिडीम कर लेता है और फेस वैल्यू जो है इन्वेस्टर को पे कर देता है। एक हमारे इररिडीमेबल परपेचुअल डिबेंचर्स भी होते हैं, और ये
कभी भी रिडीम नहीं किए जाते। जब तक कंपनी चलती रहती है तब तक ये डिबेंचर वैसे के वैसे ही रहते हैं। जब कंपनी बंद होती है तभी यहाँ पर इन्वेस्टर का पैसा जो वापस किया जाता है। हालांकि ऐसे डिबेंचर्स आजकल इंडिया में पाए नहीं जाते हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? देखो, कन्वर्टिबल डिबेंचर एक खास तरह के डिबेंचर्स होते हैं जहां पर एक फीचर होता है इन डिबेंचर्स के अंदर कि हम इन डिबेंचर्स को आगे चलकर इक्विटी शेयर्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है वो ऐसे डिबेंचर्स हैं जिनको हम फ्यूचर में जाकर कुछ कंडीशंस को फुलफिल करके जो है इनको इक्विटी शेयर्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी तीन तरह के होते हैं। पहला देखो, ऑप्शनली कन्वर्टेबल। यहाँ पर जो आपका जो इन्वेस्टर है यानी कि होल्डर है, उसे ऑप्शन दी जाती है कि वो चाहे तो डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और चाहे तो वो मना भी कर सकते हैं। उसके बाद कंपल्सरी कन्वर्टेबल, इसके अंदर तो कंपल्सरी होल्डर को डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना ही पड़ता है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं होती है। पार्शली कन्वर्टेबल के अंदर जो डिबेंचर्स होते हैं उनका कुछ हिस्सा तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कुछ हिस्सा जो है वो डिबेंचर की फॉर्म में ही रहता है, यानी कि वो डेट ही रहता है, ठीक है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर आपको पता लगा, ऐसे डिबेंचर जिसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड और बेयर डिबेंचर। देखो, रजिस्टर्ड डिबेंचर ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जहां पर प्रॉपर होल्डर का नाम जो है वो लिखा होता है, यानी कि इस डिबेंचर्स को किसने बाय किया हुआ है, साथ ही साथ कंपनी के रजिस्टर में भी होल्डर का नाम जो है वो लिखा होता है। और इस डिबेंचर के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है ना, उसकी पेमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ होल्डर को ही की जाती है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक बेयरर डिबेंचर होता है जिसके ऊपर होल्डर का नाम नहीं लिखा होता है, और ये डिबेंचर जिसके पास भी होता है कंपनी उसी को होल्डर मान लेती है और उसी को इंटरेस्ट वगैरह की रीपेमेंट जो है वो कर देती है। इसीलिए ये सिर्फ डिलीवरी करके ही ट्रांसफर जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एज अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सबसे पहले मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट का ट्रीट किया जाता है जिनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम का होता है। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर भी एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो ये बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको कॉर्पोरेट जो है वो इशू करते हैं, इंक्लूडिंग एनबीएफसीज। इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से कम का जो है वो रहता है, और ये बेसिकली इशू किए जाते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, यानी कि जो इन्वेस्टर्स है वो प्राइवेटली इसके अंदर जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी कंपनीज इनको इशू कर सकते हैं? सबसे पहले ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 4 करोड़, मिनिमम 4 करोड़ जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पर इसको इशू कर सकते हैं। और कंपनी ने अगर कोई वर्किंग कैपिटल या फिर टर्म लोन बैंक से लिया हुआ है तो वो जो लोन है वो स्टैंडर्ड ही रहना चाहिए, यानी कि कंपनी ने किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। हालांकि ये जो 4 करोड़ वाली जो कंडीशन है वो एनबीएफसी और प्राइमरी डीलर के ऊपर एप्लीकेबल जो है वो नहीं होती है। जो मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड होता है इसका 90 डेज, मैक्सिमम तो 1 साल होता है, पर मिनिमम जो है वो 90 डेज जो है वो रहता है। साथ ही साथ क्रेडिट रेटिंग भी मैंडेटरी है, और जो क्रेडिट रेटिंग है वो कम से कम एक क्रेडिट रेटिंग जो है वो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लेनी जरूरी है, और मिनिमम जो क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए वो A2 होनी चाहिए। इशू साइज का बात करें तो मिनिमम 5 लाख के इशू किए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम 5 लाख से ज्यादा के इशू करना चाहते हैं तो हम 1 लाख के मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, यानी कि हम 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख में इशू जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर कंपनी है, मतलब कि कंपनी के पास एक सेबी रजिस्टर्ड डिवेंचर ट्रस्टी भी होना जो है वो जरूरी है, एज पर सेबी डिवेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 1993। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है? तो ये भी एक तरह का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही जो है वो है। और ये इसकी खासियत क्या है कि एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि कंपनी जब कमर्शियल पेपर को इश्यू करती है तो कंपनी को कोई भी अपनी एसेट को कोलैटरल की फॉर्म में इन्वेस्टर को नहीं देना पड़ता। नॉर्मली जो इंडिया के अंदर जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं उनको जो कॉर्पोरेट्स होती है जिनकी क्रेडिट वर्दिनेस बहुत अच्छी होती है, जिनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है, वही यहाँ पर इश्यू जो है वो कर सकते हैं। और ये जो कमर्शियल पेपर होते हैं वो डीमेटलाइज फॉर्म में डिपॉजिटरीज के पास जो है वो स्टोर करके रखे जाते हैं, और ये जो डिपॉजिटरीज हैं वो सेबी के अंदर अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड होने चाहिए। अब अगर हम की आरबीआई की डेफिनेशन की यहाँ पर बात करें जो कि दी गई थी 2017 के अंदर, तो कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में जो है वो इशू किया जाता है, और इसका जो ओरिजिनल टेन्योर है वो 7 डेज से लेकर 1 ईयर तक जो है वो रहता है। बैकग्राउंड की बात करें तो इसे इंडिया के अंदर 1990 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, और जो हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बॉर्बर्स हैं जिनको अच्छी रेटिंग मिली हुई है वो इन इंस्ट्रूमेंट को, कमर्शियल पेपर को मनी मार्केट में इशू करके फंड रेजिंग जो है वो कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है।
जो प्राइमरी डीलर्स है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी यहाँ पर कमर्शियल पेपर को इश्यू कर सकते हैं मनी मार्केट के अंदर अपनी शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स को फुलफिल जो है वो करने के लिए। हालांकि इनको अपना जो सीपी ऑफर डॉक्यूमेंट है इसके अंदर फंड्स का जो एंड यूज है उसको डिस्क्लोज करना जो है वो जरूरी है। उसके बाद है एलिजिबल इशूअर्स, कौन कौन इशूअर्स हैं देखो, मतलब कि कमर्शियल पेपर को कौन कौन कंपनीज इशू कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी कंपनी इंक्लूडिंग एनबीएफसी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर उसने बैंक से एटलीस्ट एक फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो ली हुई है, यानी कि जैसे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी अगर ली हुई है, या फिर टर्म लोन ली हुई है, या फिर वर्किंग कैपिटल लोन लिया होगा, तभी उसको तभी वो कमर्शियल पेपर को इशू कर सकता है। और साथ ही साथ ये जो फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी है ये स्टैंडर्ड होनी चाहिए। फिर से बताता हूँ, कोई भी कंपनी इंक्लूडिंग एनबीएफसी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर उसने कम से कम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी ली होगी, और वो जो फैसिलिटी वो स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में ही रहेगी, यानी कि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया होगा, तभी वो एलिजिबल है। साथ ही साथ कंपनी की जो नेट वर्थ है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आज जो अदर एंटिटीज है जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यूनियन, गवर्नमेंट एंटिटीज, ट्रस्ट, एलएलपी, उनकी भी अगर नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है तो वो भी कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं। आरबीआई ने यहाँ पर जो आरबीआई ने स्पेसिफिकली भी कुछ एंटिटीज को अलाउ किया हुआ है, तो आरबीआई ने अगर अलाउ किया हुआ है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, वो आसानी से कमर्शियल पेपर को इशू जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर क्या है, एक मनी अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको हाईली रेटेड कॉर्पोरेट जो है वो मनी मार्केट के अंदर इशू करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए फंड को रेजिंग करने के लिए। उनका जो टेन्योर होता है वो मिनिमम यहाँ पर 7 डेज का होता है और मैक्सिमम जो है वो 1 ईयर का जो है वो रहता है। वर्किंग कैपिटल लेंडर रीअसेसमेंट, देखो अगर जो बॉर्बर है अगर उसको वो कमर्शियल पेपर को इशू कर रहा है तो उस केस में जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है और जो ड्राइंग पावर है उसको रीअसेस किया जाता है, ताकि उसको भी कमर्शियल पेपर की इशुएंस के अंदर जो है वो फैक्टर किया जा सके, इंक्लूड किया जा सके। अगर हम डिनोमिनेशन और इशू डिटेल्स की बात करें तो कमर्शियल पेपर मिनिमम 5 लाख रुपए का होता है, और अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो इसके ही मल्टीपल में जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। और ये जो कमर्शियल पेपर होता है वो यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस पे इशू किया जाता है। जैसे अगर कमर्शियल पेपर का फेस वैल्यू 100 रुपए है तो ये 90 या फिर 80 रुपए पे इशू किया जाएगा। ठीक है, और जब इसे रिडीम किया जाता है ना तो वो फेस वैल्यू पे ही रिडीम जो है वो किया जाता है। साथ के साथ यहाँ पर आपको कोई भी अंडर राइटिंग या फिर कॉल पुट ऑप्शन जो है वो अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग। तो ये जो कमर्शियल पेपर्स इशू करती है ना कंपनीज, उनको रेटिंग करवानी जरूरी है, कंपनी की भी और जो कमर्शियल पेपर है उसकी भी। ठीक है, तो ये जो क्रेडिट रेटिंग है ये एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसको सेबी के द्वारा मान्यता प्राप्त है उसके द्वारा ही जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, और मिनिमम रेटिंग जो है वो A3 होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग से हमें पता लगेगा कि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग या फिर वीक है। अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी है इसका मतलब वो कंपनी अच्छी है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर एक कैलेंडर ईयर में जो सीपी इशुएंस है वो 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उस केस में मिनिमम दो क्रेडिट रेटिंग की जरूरत होगी जो प्रोवाइड करेंगे सेबी रजिस्टर्ड सीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, और उनमें से जो लोअर रेटिंग होगा उसको यहाँ पर यूज जो है वो किया जाएगा। मैक्सिमम टेन्योर की बात करें तो वो है 1 ईयर, पर ये कभी भी रेटिंग वैलिडिटी से एक्सीड नहीं करना चाहिए। उसके बाद है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट। तो ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट यहाँ पे जो है वो कैसे की जाती है, तो यहाँ पे देखो जो फिम्डा है, फिक्स इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो क्या रहेंगे। जो फिम्डा है वो बेसिकली हमारे देश के अंदर फिक्स इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट को डेवलप करने का काम करते हैं, जिसके लिए वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाती है और गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं अदर एंटिटीज को। अगर यहाँ पर कोई भी ट्रेड हो रहा है तो उसको विद इन 15 मिनट जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा FTRAC प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसको क्लियरिंग कॉर्प डीलिंग सिस्टम लिमिटेड जो है वो ऑपरेट करता है। ठीक है, और जो सेटलमेंट होती है वो एक्सचेंज के जो क्लियरिंग हाउस होते हैं उनके थ्रू जो है वो होती है, और सेटलमेंट में नॉर्मली T+0 और T+1 सिस्टम को यूज किया जाता है, यानी कि सेम डे भी ट्रांजेक्शन सेटल हो सकती है या फिर एक दिन बाद भी ट्रांजेक्शन सेटल जो है वो हो सकती है। बाय बाय की अगर हम बात करें तो जो इशूअर है वो मेच्योरिटी से पहले भी, ठीक है, मेच्योरिटी से पहले भी मार्केट प्राइस के ऊपर सीपी को बायबैक जो है वो कर सकता है। ठीक है, और ये जो ऑफर है बायबैक का ये सभी सीपी इन्वेस्टर के लिए सेम रहना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जानी चाहिए। बायबैक यहाँ पर इश्यू डेट के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर में नहीं किया जा सकता, यानी कि मिनिमम आपको 31 डेज के लिए अपने पास इसको रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको बायबैक जो है वो कर पाओगे। और अगर आप इसको एक बार बायबैक कर लेते हो, यानी कि सीपी को अगर एक बार बायबैक कर लिया जाता है तो वो खत्म हो जाता है, इंस्टिग्विश हो जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसे सभी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है,
और ये बेसिकली जो इंडियन और फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे फंड्स जो है वो इकट्ठा करता है, मनी जो है वो कलेक्ट करता है, फिर उसको डिफाइंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्ट जो है वो करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो कमाया जा सके। अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो AIF की कैटेगरीज क्या है? सबसे पहले आता है आपके यहाँ पर कैटेगरी 1 ऑफ AIF, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट कैटेगरी 1 है AIF के, ये बेसिकली स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज वेंचर्स, सोशल और SME वेंचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सेक्टर्स जो कि इकोनॉमिकली सोशली डिजायरेबल है, उनमें जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स यहाँ पर बताते रहते हैं कि कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं, अर्ली स्टेज वेंचर्स हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो कैटेगरी 1 वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो करता है। तो कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो वेंचर कैपिटल फंड जो है वो अर्ली स्टेज वेंचर्स में इन्वेस्ट करता है। SME फंड जो है वो बेसिकली जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। और सोशल वेंचर फंड जो है वो सोशल वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर कैटेगरी 2 ऑफ AIF, ठीक है। तो देखो जो कैटेगरी 2 के AIF होते हैं ना, इनको किसी भी तरह की गवर्नमेंट इंसेंटिव जो है वो नहीं मिलती है, और नॉर्मली ये उन सेक्टर्स के ऊपर फोकस करते हैं जो कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 के अंदर जो है वो नहीं आते हैं। जो कैटेगरी 2 के AIF होते हैं, इनको एक्सेसिव लीवरेज का यूज करना, यानी कि एक्सेसिव लोन लेना और उसको यूज करना वो अलाउड नहीं होता है। हालांकि डे टू डे ऑपरेशनल नीड के लिए वो लोन वगैरह ले सकते हैं। एग्जांपल के रियल एस्टेट फंड जो कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है। प्राइवेट इक्विटी फंड्स तो प्राइवेटली जो है कंपनी के मैक्सिमम शेयर जो है वो बाय कर लिए जाते हैं, और डिस्ट्रेस एसेट के लिए भी फंड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद एक कैटेगरी 3 AIF, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी 3 है, ये बेसिकली अपने फंड्स को कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, डेरिवेटिव और लीवरेज के लिए जो है वो यूज करती है, ताकि इसका यूज करके वो हाई रिटर्न जो है वो कमा पाए। तो ये जो कैटेगरी थ्री होती है, ये बेसिकली लिस्टेड और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज दोनों में ही जो है वो इन्वेस्ट करती है, जहां पर रिस्क, ठीक है, इन्वेस्ट करती है, और वहां पर जो रिस्क है वो हाई होना चाहिए और जो रिवॉर्ड है वो भी हाई होना चाहिए। एग्जांपल्स की बात करें, हेज फंड और पाई फंड। लीगल स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये एक ट्रस्ट कंपनी LLP बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में जो है वो सेटअप की जा सकती है। और बहुत सारी ऐसे आपके यहाँ पर कैटेगरी 3 है जो कि एक ट्रस्ट के फॉर्म में रजिस्टर्ड हो ही पड़ी है, ठीक है। और जो AIF है, ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता है अपने शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए। उनको प्राइवेटली जो है इन्वेस्टर से जो है वो फंड इकट्ठा करना, तो यानी कि वो प्राइवेटली इन्वेस्टर्स को अपने सिक्योरिटीज जो है वो यहाँ पर इश्यू जो है वो करते हैं, ठीक है, अपने सिक्योरिटीज और शेयर जो है वो इशू करते हैं। क्लियर आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप अच्छे तरीके से CCP एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप अच्छे तरीके से CCP एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है, आपको हमारे ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन IBF एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है वो है फंड ऑफ फंड्स। अब ये फंड ऑफ फंड्स क्या होता है? देखो, हमारे ना यहाँ पर कुछ फंड्स होते हैं, जैसे अभी हमने AIF जो है वो पढ़ा, ठीक है, हमने ये जो AIF पढ़ा, ये एक तरह का फंड है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। जब एक फंड किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है, उसी को हम फंड ऑफ फंड जो है वो कहते हैं। फिर से समझा दूं, जब एक फंड किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है, उसी को हम फंड ऑफ फंड जो है वो कहते हैं। जैसे कि एक AFI है, ठीक है, और एक यहाँ पर AFI है, तो AFI ने AFI के अंदर इन्वेस्ट किया, तो ये जो इन्वेस्टमेंट की गई है इसको हम फंड ऑफ फंड जो है वो कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली स्टॉक या फिर बॉन्ड को बाय जो है वो नहीं कर सकते हैं, करते हैं, बल्कि वो किसी फंड में इन्वेस्टमेंट जो है वो कर देते हैं, ठीक है। अब अगर कोई
जो AIF है वो किसी अनदर AIF में इन्वेस्ट करे तो उसको हम मदर फंड कहते हैं, और अगर मदर फंड इन्वेस्ट करती है किसी दूसरे AIF में तो वो आपका डॉटर फंड जो है वो कहलाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए, यानी कि हमारे पास अगर पैसा है, मतलब कि एक फंड है उसके पास अगर पैसा है तो वो दूसरे फंड में क्यों इन्वेस्ट करे। तो देखो यहाँ पर जो इंडिविजुअल रिस्क एक्सपोजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक या फिर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो स्टॉक के प्राइसेस में अगर वेरिएशन आएंगे तो उसकी वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर जो रिस्क एक्सपोजर होता है वो काफ़ी कम होता है। साथ ही साथ आपको FOF लेवल के ऊपर प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट की नॉलेज हो जाती है। आपको पता होता है कि प्रोफेशनली हम वेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और आपको एक्सपर्टीज भी जो मिल जाती है। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, खास करके वो इन्वेस्टर जो कि डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है वो चाहते हैं, यानी कि वो मल्टीपल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की बजाय वो फंड में ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां पर उन्हें डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है वो मिल जाता है। अब यहाँ पर जितने भी हमने अल्टरनेट सोर्स ऑफ फंड्स के बारे में पढ़ा उसका एक क्विक रेफरेंस टेबल देख लेते हैं। कमर्शियल पेपर ये एक अनसिक्योर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको कॉर्पोरेट्स, हाईली रेटेड कॉर्पोरेट जो है वो इशू करते हैं, और ये नॉर्मली डिस्काउंट प्राइस पे इशू किया जाता है। कंपनीज की जो मिनिमम रेटिंग है वो A3 जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कोई भी अंडर राइटिंग या फिर कॉल पुट ऑप्शन नहीं मिलता, और ये डीमेट फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद है आपका AIF, ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। आपका कैटेगरी 1 जो कि स्टार्टअप, स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा रियल इस्टेट। उसके बाद तीसरा हैज, तीसरी कैटेगरी जो कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करते हैं, और ये ट्रस्ट कंपनी LL की फॉर्म में बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें फंड ऑफ फंड्स की, तो अगर जो एक AIF इन्वेस्ट करता है अदर AIF के अंदर तो ये आपका यहाँ पर फंड ऑफ फंड जो है वो कहलाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरविंग फैसिलिटी फॉर स्टार्टअप्स। अब ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरविंग्स क्या है, तो बेसिकली देखो ये एक तरह का कमर्शियल लोन होता है जो कि एलिजिबल रेजिडेंट लेते हैं रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट एंटिटीज से। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक यहाँ पर एक्सवाइजेड कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर जो है वो ऑपरेट करती है, तो ये इंडिया का रेजिडेंट हुआ, ठीक है। एक ABC कंपनी है या फिर, है ना, जो कि USA के अंदर जो है वो ऑपरेट करते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो करती रहती है, लोन्स वगैरह देती रहती है, ठीक है। तो एक्सवाइजेड कंपनी को फंड्स की जरूरत पड़ी तो इंडिया के अंदर उसे फंड्स नहीं मिल रहे, तो उसने क्या किया, ABC कंपनी के पास जाकर फंड्स जो है वो ले लिए, यानी कि लोन जो है वो ले लिया एक तरह का। तो ये आपका यहाँ पर कहलाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरविंग, जहां पर एक रेजिडेंट एंटिटी जो है वो एक रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट एंटिटी से कमर्शियल लोन जो है वो लेती है, और यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि मेच्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, परमिटेड यूजर्स से रिलेटेड होते हैं, कॉस्ट सेलिंग से रिलेटेड होते हैं। उनको फॉलो करना जो है वो जरूरी होता है। तो मीनिंग तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये कमर्शियल लोन है जो कि रेजिडेंट एंटिटी नॉन रेजिडेंट एंटिटी से जो है वो लेती है, ओके। जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक हैं, ठीक है, जो ऐसी बैंक जो कि ऑथराइज डीलर और कैटेगरी 1 में आती है, तो वो स्टार्टअप को अलाउ कर सकते हैं कि वो ECB के थ्रू ऑटोमेटिक रूट के अंदर जो है वो यहाँ पर लोन वगैरह जो है वो ले सके, यानी कि कमर्शियल लोन जो है वो ले सके नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल से। अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो बोरोविंग एंटिटी है वो कम से कम एक स्टार्टअप होनी चाहिए, यानी कि उसको एज अ स्टार्टअप जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब भी वो ECB को रेज करना चाह रही है। मेच्योरिटी की बात करें तो जो मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड है वो कम से कम यहाँ पर 3 ईयर्स जो है वो होना चाहिए, यानी कि कम से कम 3 साल के लिए लोन जो है वो लिया जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम रिकॉग्नाइज लैंडर की बात करें, देखो यहाँ पर जो लोन है वो कोई भी नहीं दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो रिकॉग्नाइज लैंडर है जिनको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया और अलाउ किया है वही जो है वो लोन दे सकते हैं। जैसे कि जो लैंडर है या फिर जो इन्वेस्टर है वो कम से कम जिस कंट्री का रेजिडेंट है वहां पर जो FATF के रूल्स है उनके साथ कंप्लाइंस करता होना चाहिए। साथ के साथ जो कंट्री है वो भी इन रूल्स को जो है वो फॉलो करती होनी चाहिए, तभी वो लोन दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सिंपल भाषा में कहूँ तो जो रेजिडेंट है वो एक ऐसी कंट्री का रेजिडेंट होना चाहिए जो कि FATF कंप्लाइंट हो, यानी कि उसके रूल्स को फॉलो करती हो। इसका सीधा सा मतलब है कि जो रेजिडेंट है उसको भी इन रूल्स को जो है वो फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर कोई भी इंडियन बैंक है उसकी कोई भी फॉरेन ब्रांच है या फिर जो सब्सिडरी है या फिर कोई ओवरसीज एंटिटी है
जिसके अंदर किसी इंडियन एंटिटी ने इन्वेस्ट किया हुआ है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर, तो वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज लेंडर जो है वो नहीं कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ बोरविंग की। तो बोरविंग किस फॉर्म में हो सकती है? सबसे पहले देखो, जो बोरविंग है वो एक सिंपल लोन के फॉर्म में हो सकती है, यानी कि आप एक सिंपल कमर्शियल लोन जो है वो ले सकते हो, या फिर आप नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल और पार्शली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में भी जो है वो लोन वगैरह जो है वो ले सकते हो, यानी कि आप ये प्रेफरेंस शेयर्स इन्वेस्टर्स को इशू जो है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम करेंसी की बात करें, तो जो बोरविंग है वो एक ऐसी करेंसी के अंदर होनी चाहिए जो कि फ्रीली कन्वर्टेबल हो। ठीक है, फ्रीली कन्वर्टेबल हो, अगर वो एक फॉरेन करेंसी है, या फिर इंडियन रुपीज में भी आप लोन ले सकते हो, या फिर दोनों में भी आप लोन ले सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर आप फॉरेन करेंसी में लोन लेना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा, पर वो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको फॉरेन करेंसी में नहीं लेना है तो इंडियन रुपीज में भी ले सकते हो, या फिर आप साथ में भी ले सकते हो कि कुछ पैसा आपने फॉरेन करेंसी में ले लिया, कुछ पैसा आपने इंडियन रुपीज में जो है वो ले लिया है। ठीक है, अगर आपने आईएनआर में यहाँ पे जो है वो बोरविंग जो है वो की है, इफ द बोरविंग इज आईएनआर, जो नॉन रेजिडेंट लेंडर जो है, ठीक है, उसको जो आयनर है वो स्वैप या फिर आउटरेट सेल्स के थ्रू ही जो है वो रेज करना पड़ेगा, और ये काम उसे एडी कैटेगरी वन, जो कि एडी एडी कैटेगरी वन बैंक जो कि इंडिया में है उसके थ्रू ही जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना होना चाहिए, तो देखो जो बोरविंग है पर स्टार्टअप वो लिमिटेड है 3 मिलियन USD या फिर उसके इक्वलेंट एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और ये आइनर फॉरेन करेंसी या फिर मिक्स ऑफ दोनों के बीच में किया जा सकता है। उसके बाद ऑल इन कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो जो बॉर्वर और लेंडर है, ठीक है, वो म्यूचुअली जो है वो ऑल इन कॉस्ट को जो है वो डिसाइड करते हैं, कोई भी फिक्स सीलिंग यहाँ पर यूज नहीं की जाती है। एंड यूजर्स की बात करें, तो जो बॉर्वर्ड फंड है ना, उसको जो बॉर्वर है वो यहाँ पर स्टार्टअप बिजनेस से रिलेटेड किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए यूज जो है वो कर सकता है, जैसे अगर उसे वेजेस पे करने हैं तो वो इस पैसे को यूज जो है वो कर सकता है। उसके बाद अगर वो कन्वर्जन टू इनटू इक्विटी, तो देखो अगर यहाँ पर परमिटेड है, फ्रीली परमिटेड है, ठीक है, तो आप आसानी से जो लोन है उसको इक्विटी में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। बस यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस है स्टार्टअप्स के लिए, उनको आपको फॉलो जो है वो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। ठीक है, तो जो यहाँ पर बोरविंग एंटिटी है वो यहाँ पर चूज करते हैं कि उसे कौन सा सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करना है लोन के लिए। वो मूवेबल इमूवेबल इंटेंजिबल एसेट्स है, जैसे कि पेटेंट्स, आईपी राइट्स वगैरह जो है वो हो सकते हैं। तो जब ये सिक्योरिटी दी जाएगी लोन के लिए, तो यहाँ पर जो एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स हैं उनके साथ कंप्लाई करना जो है वो जरूरी है। ठीक है, साथ के साथ अगर यहाँ पर फॉरेन लैंडर्स जिसके पास सिक्योरिटीज हैं, जो सिक्योरिटी को होल्ड करेगा, तो वो भी यहाँ पर जो है वो फॉलो करना जरूरी होगा, यानी कि फॉरेन लैंडर्स के लिए अगर कुछ रूल्स बनाए गए तो उनको भी फॉलो करना जो है वो जरूरी होगा। ठीक है, उसके बाद जो कॉर्पोरेट्स हैं और जो पर्सनल गारंटीज हैं वो यहाँ पर अलाउ हैं, यानी कि कॉर्पोरेट्स और पर्सनल गारंटीज को भी हम सिक्योरिटी के फॉर्म में लेंडर को जो है वो दे सकते हैं। नॉन रेजिडेंट गारंटी जो है वो अलाउ है। ठीक है, अगर जो पार्टी है जो यहाँ पर गारंटी दे रही है वो यहाँ पर क्लासीफाई कर रही है एज अ लेंडर अंडर दिस ईसीबी स्टार्टअप फॉर फ्रेमवर्क, तभी यहाँ पर एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद जो यहाँ पर इंडियन बैंक्स हैं और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो एनबीएफसीज हैं, वो यहाँ पर गारंटीज को इशू नहीं कर सकती हैं स्टैंड बाइज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या फिर लेटर ऑफ कंफर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हैजिंग। ठीक है, अब हैजिंग मतलब हैजिंग करना परमिटेड है कि नहीं है, तो देखो अगर आपका जो ईसीबी है वो आइनर डिनोमिनेटेड है, यानी कि आपने ये जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरविंग की है वो रुपीज में की है, तो उस केस में जो ओवरसीज लेंडर है वो यहाँ पर इसे हैज कर सकता है परमिटेड डेरिवेटिव के थ्रू। ठीक है, अब ये जो हैजिंग की जाएगी वो एक ऑथराइज कैटेगरी वन बैंक के थ्रू ही जो है वो की जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर ओवरसीज लेंडर ने लोन दिया है तो वहां पर वो रिस्क फेस कर रहे हैं, तो इस लोन के रिस्क को मैनेज करने के लिए वो यहाँ पर हेजिंग के लिए परमिटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो है वो यूज कर सकता है एडी कैटेगरी वन बैंक के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो लेंडर है ना वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है उसको भी टैप कर सकता है, और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए वो इंडियन बैंक के जो ब्रांचेस हैं जो अब्रोड के अंदर है, या फिर जो सब्सिडरीज हैं अब्रोड के अंदर, या फिर अगर कोई फॉरेन बैंक जो कि इंडिया में प्रेजेंट है तो उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके यूज की हेल्प से जो लेंडर है वो डोमेस्टिक मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको भी ग्रैब कर सकता है, यानी कि टैप कर सकता है।
उसके बाद एक क्विक रेफरेंस टेबल यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो स्टार्टअप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है ईसीबी इशुएंस के लिए, वो यहाँ पर ईसीबी को इशू कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो मिनिमम 3 इयर्स। रिकॉग्नाइज लेंडर कोई भी रेजिडेंट हो FATF कंप्लाइंट कंट्री का, और इसमें जो ब्रांचेस हैं और सब्सिडरी इंडियन बैंक से उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग की बात करें तो लोन, नॉन कन्वर्टिबल, ऑप्शनली कन्वर्टिबल, पार्शियली कन्वर्टिबल, प्रेफरेंस शेयर्स। करेंसी की बात करें तो कोई भी फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसी हो सकती है, या फिर आयनर हो सकती है, या फिर दोनों में, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट है वो अप टू 3 मिलियन USD पर फाइनेंशियल ईयर जो है वो हो सकता है। ऑल इन कॉस्ट जो है वो म्यूचुअली एग्रीड होता है, कोई प्रीसेट कैप नहीं होता है। एंड यूजर्स की बात करें तो बिजनेस एक्सपेंडिचर के लिए स्टार्टअप इस पैसे को यूज जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद इक्विटी कन्वर्जन की बात करें तो इसको हम फ्रीली इक्विटी शेयर्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी को बॉर्बर जो है वो चूज करता है। सिक्योरिटी कोई भी मूवेबल, इमूवेबल या फिर इंटेंजिबल एसेट या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है। नॉन रेजिडेंट गारंटी तभी अलाउ है अगर वो एक रिकॉग्नाइज लेंडर है। हेजिंग की बात करें तो जो ओवरसीज लेंडर है वो यहाँ पर आयनर एक्सपोजर को हेज कर सकता है AD कैटेगरी 1 बैंक्स के थ्रू। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो यहाँ पर जो हमारा आज का लेक्चर है CCP का वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने बेसिकली अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इसका पार्ट 1 हमने जो है वो कवर कर लिया है। तो कुछ टॉपिक्स रह गए जिसको हम अगले पार्ट में जो है वो कवर करेंगे। तो ये हमारी बेसिकली CCP के लाइव सेशंस चल रहे हैं जहां पर हम CCP के फुल सिलेबस को कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में जो है वो कवर कर रहे हैं। तो अगर आप CCP के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन सेशंस को जो है वो अटेंड करना है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस मिस कर दिए तो एक बार जाकर उन क्लासेस को भी ज़रूर जो है वो देख लेना। वहाँ पर भी हमने कई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर किया, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का सेशन जो है वो हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मिल सके। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। सेशन को ओवर करने से पहले हमारे कोर्सेज को जरूर एनरोल करना। अभी हमारे कोर्सेज के ऊपर काफी ज्यादा डिस्काउंट चला है 82% तक का, जिसके लिए आपका विंटर कूपन कोड जो है वो यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।